गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, पेज 370। ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है? नर्व इम्पल्स कंडक्शन का मतलब है कि न्यूरॉन के अक्रॉस किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जनरेट होना, उसे कहते हैं नर्व इम्पल्स फॉर्मेशन या जनरेशन। और उसका उस न्यूरॉन के अक्रॉस उस चार्ज डिस्टर्बेंस जो है, या जिसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं, उसके मूवमेंट को नर्व इम्पल्स कंडक्शन कहते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर ये एक एक्सॉन है, एक एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी सेल के मेम्ब्रेन की तरह ये भी एक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर भी चैनल प्रोटीन्स होते हैं। चैनल प्रोटीन्स यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि स्पेसिफिक आयंस के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं जो इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, ये सोडियम और पोटेशियम आयंस के लिए परमिएबल है। इसका मतलब क्या है कि इन चैनल्स के अक्रॉस सिर्फ सोडियम और पोटेशियम आयन ही ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इस तरह का, इस न्यूरॉन का, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो वो कैसे, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से बाहर की तरफ सोडियम आयंस ज्यादा पंप होते हैं, है ना, अंदर की तरफ पंप होते हैं पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट बना रहता है। और इस मूवमेंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम आयन कितने ट्रांसपोर्ट होते हैं, 3। अंदर की तरफ पोटेशियम आयन कितने ट्रांसपोर्ट होते हैं, 2। तो ये 3-2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम पोटेशियम का, इसकी वजह से क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक नेट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और उसके कंपैरिजन में अंदर की तरफ एक नेट नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज कम जा रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं कि ये पोलराइज स्टेट में है। तो पहली लाइन में इन्होंने जो पूछा है हमसे कि डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, इसका आंसर ये है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं, इनकी डिफरेंशियल ट्रांसपोर्ट की वजह से सोडियम आयंस बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ कम मूवमेंट करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी इस एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम। तो अंदर की तरफ क्या हुआ, पोटेशियम ज्यादा, प्रोटीन्स भी ज्यादा, लेकिन सोडियम कम। ठीक है, इसके बाद इन कंट्रास्ट फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ K+, क्योंकि K+ तो अंदर जा रहा है तो बाहर उसकी कंसेंट्रेशन होगी कम, सोडियम की होगी ज्यादा, और इसीलिए कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चार्ज का। These gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by the sodium-potassium pumps, which transport 3 sodium outwards and 2K into the cell। है ना, ये वाली बात मैंने अभी अभी बताई, 3 और 2 वाली, इसकी वजह से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है, जिसकी वजह से आउटर सरफेस का पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर सरफेस का कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। हमें ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कैसा दिखाया गया है फिगर 21.2 में, है ना, वही मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। जिस समय इसके अंदर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा, उस समय इधर और इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज में कितना डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल। तो अगर कोई डेफिनेशन हमसे पूछेगा रेस्टिंग पोटेंशियल की, वो ये होगी कि जिस समय किसी न्यूरॉन में कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा, ट्रांसमिट नहीं हो रहा, उस समय उसके एक्सॉन के अंदर और बाहर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट।
ठीक है, -70 मिली वोल्ट। अब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करें और उस ग्राफ में हम क्या एक साइड प्लॉट करें वोल्टेज और एक साइड क्या करें एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी किसकी, सिग्नल ट्रांसमिट होने की। तो जब -70 मिली वोल्ट होता है तो -70 मिली वोल्ट के आसपास रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, -70, है ना, इसको बड़ा सा लिख देते -70। तो सपोज करो कि बाहर से कोई सिग्नल आया, अब वो सिग्नल क्या है कि इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, -70 से वो -55 तक पहुंचेगा। ये तो तुम्हें पता है कि -55 -70 से ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि वो बाहर से आने वाला तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस था जो इस पोलैरिटी को डिस्टर्ब करे, है ना, पोलराइजेशन हुई ना यहाँ पर, तो इसको डिस्टर्ब करने वाला सिग्नल इतना पावरफुल नहीं था कि वो -55 से ज्यादा पॉजिटिव उसको ले जाए, तो ये जो सिग्नल होगा वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब आगे इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, ना ही वो ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि ये कुछ ज्यादा शक्तिशाली वाला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गया, -55 से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला, तो क्या होगा, ये जाएगा लगभग 40 तक, 40 प्लस के प्लस 40 मिली वोल्ट। ये क्या था -55 मिली वोल्ट, ये क्या था -70 मिली वोल्ट। तो ऐसा जो एक्शन पोटेंशियल या सिग्नल होता है जो कि इसको इस थ्रेश होल्ड से -55 को क्या कहेंगे, थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड वर्ड का मतलब होता है डिग्री, दरवाजे के जो ये होते हैं ना पत्थर जिसको क्रॉस करके हम अंदर आते हैं उसको थ्रेश होल्ड कहते हैं। -55 मिली वोल्ट को थ्रेश होल्ड पोटेंशियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ -55 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर पूरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर -55 से कम होगी तो वो सिग्नल ना तो जनरेट होगा ना ही वो ट्रांसमिट होगा, तो इसीलिए -55 को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये जो +40 है ये -55 से ज्यादा है, इसीलिए +40 मिली वोल्ट को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल यानी कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी सिग्नल में आएगा तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि सिग्नल जनरेट हो जाएगा और न्यूरॉन के अक्रॉस को मूव करेगा। अब वो न्यूरॉन के अक्रॉस कैसे मूव करेगा वही मैकेनिज्म इन्होंने हमें आके बताया है। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. When a stimulus is applied at a site on a polarized membrane of a site becomes freely permeable to sodium ions. जैसे सपोज करो कि इस पर्टिकुलर जगह पर कोई स्टिमुलस आया यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, तो ये जगह कैसी हो जाएगी, सोडियम आयंस के लिए परमेबल हो जाएगी। बाहर जो सोडियम आयंस ज्यादा थे, अभी हम बात कर रहे थे ना कि बाहर की तरफ 3 सोडियम आयंस पंप होते हैं, तो वो सोडियम आयंस तेजी से अंदर की तरफ मूव करने लगेगी इस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो अंदर की तरफ कैसा हो जाएगा चार्ज, पॉजिटिव इस पर्टिकुलर जगह में, बाकी में अभी भी नेगेटिव है अंदर की तरफ, है ना। तो तुम्हें पहली वाली इमेज में फिगर 21.2 में क्या दिखा है कि इस पॉइंट पे फ्रीली परमेबल सोडियम आयन होने की वजह से यहाँ पर रेड जोन दिखाई है। इस रेड जोन में कैसा दिखाया है, प्लस चार्ज अंदर की तरफ है और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस मूव करेगा, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कैसे मूव करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो अंदर आए ये अब नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, है ना, इस डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे और बाहर की तरफ जो मूवमेंट होगा वो इसका ऑपोजिट होगा। कैसे, बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन नेगेटिव चार्ज का जो बाहर की तरफ आए हैं उनकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। इसको हम एक बार बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, सपोज करो ये एक एक्सोनल मेम्ब्रेन है और इसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था और
और इनर मेम्ब्रेन पल्स आर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस आने की वजह से क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। तो इस जगह पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर जंप करेगा, है ना, इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा। सेम वाइस वर्सा यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा। अब देखो तुम कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पहले की तरह। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टरबेंस यहाँ पर था वो डिस्टरबेंस अब कहाँ शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए। और ये प्रक्रिया कैसी होगी, लगातार इस डायरेक्शन में चलती रहेगी। इसी को इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस या फिर नर्व इंपल्स कंडक्शन। ये नर्व इंपल्स कंडक्शन कुछ कुछ ऐसे होता है कि हमारे हाथ में अगर एक रस्सी है और एक उस रस्सी का छोर किसी दूसरी जगह पर बंधा हुआ है, तो अगर हम उस रस्सी में झटका देते हैं तो उस रस्सी में जो लहर या फिर वाइब्रेशन जो पैदा हुई वो हमारे हाथ से होती हुई उस एंड तक जाएगी जिस एंड पे वो रस्सी बंधी हुई है। तो कुछ कुछ डिस्टरबेंस हो इसी तरह का होता है। ठीक है, इसके बाद दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइड। यहाँ पोलैरिटी रिवर्स हो गई थी। That is, the outer surface becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged. ये देखो यहाँ पर हो गई, inner side positive, बाहर की negative. The polarity of membrane at site A is thus reversed and hence depolarized. तो इस ये जो फिनोमेना है इसको depolarization कहते हैं। Depolarization. Depolarization का मतलब क्या है कि चार्जेस रिवर्स हो गए। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस आया। और ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस क्यों आता है? क्योंकि एक सिग्नल ट्रांसमिट होने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो जिस समय यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उस समय ये वाले मेम्ब्रेन के इस साइड में और इस साइड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और उसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई? 40 मिलीवोल्ट्स बताई है। इसको हम क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स। एट साइट्स इमीडिएट अहेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस। जहां डिस्टरबेंस हुआ उसके आगे तो बाहर की तरफ सब पॉजिटिव है, अंदर की तरफ सब नेगेटिव है। तो अब क्या होगा? एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा? इस तरफ शिफ्ट होएगा और बाहर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो हेंस द पोलैरिटी ऑफ साइट इज रिवर्स्ड एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट बी। thus the impulse generated at site A arrives at B. Sequence is repeated along the length of the axon. तो इस तरह से क्या होता है? ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि ये प्रक्रिया कब एंड होगी? जब तक कि हमारे पास उस एक्सॉन का टर्मिनल नहीं आ जाता। वहां पर जाकर क्या होता है? वहां पर जाने के बाद फिर से पोलैरिटी मेंटेन हो जाएगी, है ना। किस वजह से? आयंस के मूवमेंट की वजह से। देखो इन्होंने लिखा भी है, राइज इन स्टिमुलस परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, यानी कि वो कुछ समय के लिए ही ऐसा होता है। कुछ समय के बाद क्या होता है? फिर से सोडियम आयंस बाहर की तरफ ज्यादा हो जाते हैं, है ना। पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ज्यादा हो जाते हैं आयनिक पंप की वजह से। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम आयन डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन at the site of excitation and the fiber become once more responsive to further stimulation। यानी कि अगर एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है किसी न्यूरॉन में तो वो एक पर्टिकुलर समय के लिए अगला सिग्नल नहीं ले सकती जब तक कि उसमें पोलैरिटी चार्जेस की फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल तक ना पहुंच जाए। ये कुछ ऐसे है जैसे कि अगर ये एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड के अंदर अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो इसमें वेव्स पैदा होती हैं। तो इसमें अगली वेव तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कि पुरानी जो वेव्स बनी थी पानी में वो शांत नहीं हो जाती। तो न्यूरॉन के अंदर जो अगला सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो तभी होगा
जबकि ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो फिर से मेंटेन हो जाए, आयनिक बैलेंस फिर से मेंटेन हो जाए कि बाहर की तरफ पोटेशियम सोडियम आयंस और अंदर की तरफ पोटेशियम आयंस। इसको क्या कहते हैं? इसको रिस्टोरेशन ऑफ एक्शन रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कि इम्पल्स किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा रेस्टिंग पोटेंशियल, जिस समय सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होते उस समय मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है कि पहले थ्रेशोल्ड देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड वो होता है कि उससे कम अगर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इम्पल्स जनरेट होगा तो वो सिग्नल ना तो जनरेट होगा ना ही ट्रांसमिट होगा, और अगर उससे ज्यादा होगा तब उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि सिग्नल जनरेट भी होगा और ट्रांसमिट भी होगा। अब आता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए जंक्शंस होते हैं जिनको हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स, सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल है। इस एक्सोनल टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट होंगे? अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स यहां से ज्वाइंट होंगे, और ये जो बीच का जंक्शन होता है इसे कहते हैं सिनेप्स। SYNAPSE सिनेप्स है ना। अब ये जो सिनेप्स होता है ये एक तरह की क्लेफ्ट या फिर जॉइंट होता है कि वहां से सिग्नल जंप करते हैं। वो इलेक्ट्रिकली भी जंप कर सकते हैं और वो केमिकली भी जंप कर सकते हैं। इसीलिए सिनेप्स को दो तरीके माने जाते हैं, एक तो केमिकल सिनेप्स और एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल आयंस या इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से इधर जंप करता है तो उसे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पर सिग्नल किसी केमिकल मॉलिक्यूल की मदद से जाता है जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम केमिकल सिनेप्स कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो उसके लिए इसके और इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत छोटा होना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज जंप कर सके। लेकिन जो केमिकल सिनेप्स होते हैं वो क्या है? वो थोड़े डिस्टेंस पर भी मूव कर सकते हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर थोड़े डिस्टेंस पर भी मूव कर सकते हैं। सिनेप्स इज फॉर्म बाय मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब जो पहला न्यूरॉन है, और पोस्ट सिनेप्टिक मतलब जो बाद का न्यूरॉन है। Which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. इस बीच के गैप को कहते हैं synaptic cleft और इस जंक्शन को कहते हैं synapse। ठीक है। There are two types of synapses, namely electrical synapse और chemical synapse। ये मैंने अभी बताया। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री और पोस्ट में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब वो पास होते हैं क्योंकि चार्जेस को जंप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दीज सिनेप्स। Transmission of impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। क्योंकि उसमें क्या है कि डिस्टेंस सिनेप्टिक क्लेफ्ट का इतना कम है कि चार्जेस जंप कर जाते हैं और बहुत ही फास्ट ट्रांसमिशन होता है, तो इसीलिए वो एक्सॉन का इन्होंने एग्जांपल दिया है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स, क्योंकि उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं कि केमिकल्स वेजाइकल्स यानी पैकेट्स के थ्रू रिलीज होंगे, फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, इसलिए उस प्रोसेस में टाइम लगता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारे सिस्टम में रेयर है। अब केमिकल सिनेप्स का जो डायग्राम है उसमें उन्होंने फिगर 21.3 में लिखा है। अब ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है। इस फिगर में तुम देखो कि जो एक्सोनल टर्मिनल है येलो कलर का, यहाँ पर पैकेट्स के सिनेप्टिक वेजाइकल जिन पैकेट्स को कहते हैं, इन सिनेप्टिक वेजाइकल्स के अंदर प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज हो जाते हैं, जो बॉल्स जैसी बनाई गई है, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर से ये बाइंड होती है। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और क्लेफ्ट, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, डायग्राम इन्होंने कैसे बनाई कि ये एक्सॉन, ये रहा एक्सोनल टर्मिनल है ना, और इसके बाद आगे प्रेजेंट है
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है कि अगला जो टिश्यू है वो मसल भी हो सकती है और वो दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है, उसका जो सरफेस है उसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल यानी कि पैकेट्स के रूप में रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। इस मेम्ब्रेन के पास आते ही ये इस तरह से इसमें ज्वाइन हो जाते हैं और इनके अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। और यहाँ पर मौजूद ये जो प्रोटीन्स हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, इन रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं और सिग्नल इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। जो भी सिग्नल होगा, अगर मसल होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी, और अगर दूसरा न्यूरॉन होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जगह है जिसे क्लेफ्ट कहते हैं, और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तीनों को मिलाकर कहते हैं सिनेप्स। यानी कि सिनेप्स क्या हुआ? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसके अलावा सिनेप्टिक वेसिकल इन पैकेट्स को कहते हैं जिनके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। एक्सोनल टर्मिनल इस एंड को कहते हैं जिससे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब था इसका डिटेल। तो इस तरह से पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है केवल, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से। इसके बाद न्यू पोटेंशियल इज डेवलप्ड मे बी इधर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। वो तो एक अलग बात है कि अगर सिग्नल आ रहा है तो वो इस न्यूरॉन या दूसरे टिश्यू को स्टिमुलेट भी कर सकता है, यानी एक्टिवेट भी कर सकता है, और इनहिबिट भी कर सकता है, यानी कि रोक भी सकता है। इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज बची है और वो है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे अपने ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये हम करेंगे कल।